हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 10th ऑफ अल्टीमेट कोर्स ऑन सी प्लस प्लस। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन सी प्लस प्लस की बात करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या करा है? अभी तक हमने 9 लेक्चर्स के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करी है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम एंड सो एंड सो फोर्थ एंड कमिंग टू द डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमारे पार्ट 10th के अंदर हम वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वेरिएबल्स क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, आसान सी चीज़ों में, आसान सी भाषा में हम इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है विदाउट मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। वेरिएबल क्या है? कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं, वी राइट अ प्रोग्राम, राइट। हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वेदर इट इज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, गोलैंग और ये रस्ट, जो कोई भी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे को प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और प्रोग्राम लिखने का पर्पस होता है कोई चीज़, कोई टास्क हमारा कंप्लीट कराना, कोई टास्क हमारा पूरा करवाना, राइट। तो कोई भी हमारा प्रोग्राम होगा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो एलिमेंट्स होते हैं उसके, मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके, कौन से डेटा एंड ऑपरेशन ऑन दैट डेटा। क्या क्या डेटा होता है और ऑपरेशन ऑन दैट डेटा होता है। अब जो डेटा की जो मैंने बात करी, अब डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेटा है तो डेटा को कहीं मैं स्टोर तो कराऊंगा, राइट और रॉन्ग? सही बात है, बिल्कुल स्टोर तो कहीं ना कहीं करवाना पड़ेगा ना उस डेटा को। तो जहाँ पे हम जिस भी वेरिएबल जिसमें हम स्टोर कराते हैं, ऐसी जगह, ऐसी बकेट, ऐसी बाल्टी, ऐसी जगह जहाँ पे हम उस वेरिएबल को, उस डेटा को, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, उस डेटा को हम स्टोर कराते हैं, उस बाल्टी, उस बकेट का नाम दिया हुआ है वेरिएबल, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डेटा है, हमारा डेटा है दो, दो एक नंबर है, राइट। अब मेरे को यहाँ पे प्रोग्राम के दौरान इस डेटा की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो मैं एक बकेट बना लूँगा, एक जगह बना लूँगा, एक बकेट बोल दूंगा जिसका जिसका नाम लेट्स से ए है। ए नाम की बकेट है, इसके अंदर मैं दो को स्टोर करा दूंगा। सिंपल, बहुत सिंपल भाषा में, है ना। ए नाम की बकेट है, इसके अंदर मैंने दो को स्टोर करा दिया। अब ये जो बकेट बनाई है इसी का नाम है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? एक ऐसी जगह है हमारे प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर डेटा को स्टोर कराया जाता है, डेटा को डाला जाता है, रखा जाता है। सिंपल। तो फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर एक, है ना। तो मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, जब हम पढ़ने बैठे हैं और लेक्चर के अंदर आए तो प्लीज़ टेक नोट्स, टेक प्रॉपर नोट्स, दे आर रियली इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद वॉट एवर वी कोड वी विल डू। वो तो आप करेंगे प्रैक्टिस के साथ साथ, बट हाँ, यू शुड टेक प्रॉपर नोट्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स आर द variables are the place to store the data। बस सिंपल सिंपल सी बात है, स्टोर द डेटा। ठीक है। अब डेटा को स्टोर करने का ही हमारा, उसको डेटा को स्टोर करने को ही जगह को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल बनाया, क्या बनाया? ए नाम का वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाया। ठीक है ना, सिंपल। जिसमें मैंने क्या स्टोर करा हुआ है? दो स्टोर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या भाई, डेटा, डेटा की जब मैं बात कर रहा हूँ, डेटा को स्टोर करने की जगह हमारा वेरिएबल है। और मैंने पिछले लेक्चर में पार्ट 9th में डिस्कस करा था डेटा टाइप्स, है ना। तो डेटा के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? डेटा टाइप्स, राइट। तो डेटा के कुछ टाइप होते हैं। जैसे अगर हमारा इंटीजर टाइप काइंड ऑफ डेटा है तो हमारा जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है? इंटीजर टाइप ऑफ डेटा के लिए, है ना। जैसे हमारा कुछ जिसमें ऐसा कोई डेटा है, नंबर है, जिसमें हमारा पॉइंट भी है, डेसिमल है, तो वो हमारा डेटा टाइप होता है फ्लोट, राइट। और फिर हमारा और भी तरह के डेटा होते हैं, डेटा टाइप होते हैं, जैसे करेक्टर, कैर, जैसे हमारा स्ट्रिंग, है ना, एंड एक्सेट्रा देयर आर डेटा टाइप्स, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ए नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और ए के अंदर मेरे को दो स्टोर कराना है। क्या स्टोर कराना है? दो। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया और ए नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे को क्या स्टोर कराना है? दो स्टोर कराना है। अब फटाफट से आप मेरे को जवाब दीजिए कि ये जो दो है, ये कौन सा डेटा है, डेटा टाइप है जी, कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है? भाई आप सीधा सीधा बोलेंगे इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप है ये, है ना। ये कैसा डेटा है? इंटीजर टाइप का डेटा है, राइट। तो जो मैं वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मेरे को इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराना है, वो मैं कैसा वेरिएबल बनाऊंगा? वो मैं बनाऊंगा इंट टाइप का वेरिएबल। इंट टाइप का वेरिएबल बनाना होगा, वेरिएबल टू स्टोर
इंटीजर डेटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे डेसिमल नंबर स्टोर कराना है तो मेरे को फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। ऐसे ही मुझे अगर कैरेक्टर स्टोर कराना है तो मुझे क्या टाइप का, ऐसे ही मुझे स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो स्ट्रिंग टाइप का, एंड सो फोर्थ। तो मेरे को डेटा को कैसा स्टोर कराना है उस टाइप का मुझे वेरिएबल बनाना होगा, उसी टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं है, राइट। अब जब मैंने बोला कि मेरे को बनाना होगा, है ना, आई हैव टू मेक अ वेरिएबल, राइट। स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, मैं सही से कर देता हूँ। आई नीड टू मेक अ वेरिएबल एज पर द टाइप ऑफ डेटा आई वांट टू स्टोर, एज पर द टाइप ऑफ डेटा आई वांट टू स्टोर, राइट। अब ये जो मैंने बात लिखी है, जो आपको समझ में भी आई है, ये जो मैंने लिखा है आई वांट टू स्टोर टाइप ऑफ डेटा, इसको हम कहते हैं डेक्लेरेशन सीधा ऑफ अ वेरिएबल। डेक्लेरेशन डेक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। डेक्लेरेशन का मतलब होता है डिक्लेयर करना। क्या करना? डिक्लेयर करना, सिंपल। या फिर फॉर्म करना, बनाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, मेरे को एक वेरिएबल बनाना है लेट से, और उसके अंदर मुझे रोल नंबर स्टोर कराना है। क्या करना है? मेरे को रोल नंबर स्टोर कराना है। तो मेरे को एक रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मुझे बच्चों के रोल नंबर चाहिए। अब रोल नंबर तो जनरली इंटीजर होते हैं, राइट। उनमें तो पॉइंट नहीं होते, जैसे किसके रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड सो फोर्थ। तो मैंने कहा भाई इंट टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं बोल देता हूँ लेट से रोल नंबर। ठीक है जी। तो अभी ये जो मैंने बनाया, ये लिखा है ना, ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब यहाँ पर सिंटेक्स में अगर आप देखें तो दो चीजें हैं। पहली चीज जो आती है वो हमारी डेटा टाइप आती है, डेटा टाइप आती है। और दूसरी चीज जो आती है हमारा नेम ऑफ वेरिएबल आता है, नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है जी। और लास्ट में ये हमारा ये टर्मिनेशन के लिए, टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे जब भी मेरे को वेरिएबल बनाना होगा तो मेरे को उसका डेक्लेरेशन जरूरी है। डेक्लेरेशन करना बहुत जरूरी है वेरिएबल बनाने के लिए। आई नीड टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल, जिसमें हमारे दो चीज़ आएंगी, पहले डेटा टाइप एंड देन नेम ऑफ द वेरिएबल। इज इट क्लियर? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने एक रोल नंबर नाम का, अच्छा ये नाम कौन देता है? नाम हम देते हैं, अपने हिसाब से नाम देते हैं। हम देखेंगे रूल्स क्या होते हैं, है ना, कौन सा नेम वैलिड है, कौन सा नेम नहीं वैलिड है, क्या रूल्स हैं उसके, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वो हम देखेंगे। बट फॉर नाउ एक मैं पहले डेटा टाइप लिखूंगा, किस डेटा टाइप का मुझे वेरिएबल बनाना है और वेरिएबल का नाम। दिस इज द डेक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। अब जो ये चीज़ है ना, इसमें थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि भाई इंटीजर आपको पता है, जैसे कोई कोई कंपाइलर 2 बाइट लेता है या कोई कंपाइलर 4 बाइट लेता है इंटीजर के, है ना। तो हम लेकिन कंसिडर करते हैं 2 बाइट्स, है ना। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं 2 बाइट कोई, है ना। और ये कितना कौन साइज लेता है, क्या रेंज होती है, हम पार्ट 9 में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, है ना, ताकि और क्लैरिटी मिले आपको। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मेरा क्या है कि इंटीजर 2 बाइट लेता है। तो अब मेरा क्या हुआ ना कि ये जो रोल नंबर नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है, ये 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा रन टाइम पे। रन टाइम का मतलब जब हमारा कम प्रोग्राम रन होगा ना, जिस भी प्रोग्राम में मैं रोल नंबर डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये हमारा 2 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा, खाएगा। ठीक है। अगर मैं इंटीजर में 2 बाइट मान रहा हूँ कि 2 बाइट हमारा इंटीजर का वो है, साइज है। ठीक है। तो जो भी मैं रोल नंबर स्टोर कराऊंगा इट विल कंज्यूम 2 बाइट्स। तो मैं लिख देता हूँ दिस रोल नंबर विल कंज्यूम 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम। 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है जी। और तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे हाथ कर डिस्कस कर देता हूँ और जो मैं बता चुका हूँ उसी को लिख ही देता हूँ कि भाई डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल इज वेरी वेरी नेसेसरी, है ना। तो लिख देता हूँ डिक्लेरेशन, ये सब लिखना है आपको, है ना, ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी डन, मस्ट बी डन। ठीक है।
before using that variable in a program, variable in the program। ठीक है, तो बेसिक सिंटेक्स क्या हो गया, डेटा टाइप और नेम ऑफ द वेरिएबल। इज दिस थिंग क्लियर? अब हमारे पहली चीज जो आपको क्लियर हो गई वो हो गई आपको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है जी। दूसरी चीज जो हमारी आती है वो दूसरा नाम जो मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा वो आएगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने डिक्लेरेशन करा, मैं ऊपर लिख देता हूँ डेक्लरेशन, तो आपको और चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। डेक्लरेशन है ना, सी ए है ना, डेक्लरेशन। ठीक है, डेक्लरेशन में मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर नाम का मेरे को एक वेरिएबल बनाना है। मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बोला, रोल नंबर में पहली चीज जो मेरी स्टोर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10। राइट, तो मैंने क्या बोला, ये इस लाइन ने क्या बोला कि रोल नंबर नाम का जो वेरिएबल है, रोल नंबर नाम का जो वेरिएबल है उसमें उसमें 10 वैल्यू है, डेटा स्टोर है या डेटा स्टोर्ड है। अब जब मैं स्टोर कराता हूँ ना डेटा, उसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। क्या करना? इनिशियलाइज करना, कि मैंने पहले कोई डेटा इसके अंदर स्टोर करा दिया। या मैं लिख सकता हूँ कि 10 वैल्यू इज असाइंड, राइट, 10 वैल्यू इज असाइंड टू दिस रोल नंबर वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करा, मैंने डिक्लेरेशन करा और उसके बाद मैंने क्या करा, उसका इनिशियलाइजेशन करा। इनिशियलाइजेशन करना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है ये रोल नंबर मैं किसी स्टूडेंट से लूँ, एज एन इनपुट लूँ, राइट, तो जरूरी नहीं इनिशियलाइजेशन करना जरूरी है, लेकिन अगर करना पड़े तो कर भी सकते हैं। क्या समझ में आया? डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर करना रोल वेरिएबल को, और इनिशियलाइजेशन मतलब अगर उसमें हमारे को कोई वैल्यू पुट करनी है, कोई वैल्यू स्टोर करानी है, तो वो क्या हो गया, उसमें इनिशियलाइजेशन हो गया। आपको समझदार जो हमारे व्यक्ति होते हैं, किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट प्रगति के माइंड रखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मान लो कि हम डिक्लेयर अभी नहीं कर रहे, वो इनिशियलाइज नहीं कर रहे, डिक्लेयर हमने कर दिया, लेट्स से कि हमने रोल नंबर डिक्लेयर कर दिया, बट अभी हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे। तो जब तक हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे या जब तक मुझे इनपुट नहीं मिल रहा रोल नंबर का, तब तक वो वेरिएबल क्या स्टोर करेगा? क्या वो वेरिएबल नाम का जो बकेट है, जो डब्बा है रोल नंबर नाम का, क्या वो क्या स्टोर करेगा तब तक? बहुत अच्छा सवाल है। जब तक हम उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे तब तक वो क्या स्टोर करेगा, या तब जब तक वो उसमें कुछ इनपुट नहीं आ रहा तब तक वो क्या स्टोर करेगा? तो सबसे सिंपल सा एक भाषा में जवाब दे देता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने, और नहीं भी पूछा और नहीं दिमाग में आया तो आना चाहिए। आई विल इंजेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, जब तक इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं थी, जब तक उसके अंदर कोई वैल्यू आई नहीं थी इस बकेट के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर रोल नंबर नाम के, तब तक इसके अंदर एक अननोन गार्बेज वैल्यू थी। अननोन गार्बेज गार्बेज वैल्यू, अननोन गार्बेज वैल्यू थी जो इसके अंदर पड़ी हुई थी। ठीक है, जैसी भी आई उससे रिप्लेस हो गई। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो यू कैन जस्ट टेल देम कि कुछ अननोन गार्बेज वैल्यू इज प्रेजेंट विच इज रिप्लेस्ड बाय द डेटा विच वी स्टोर और विच कम्स इन दैट वेरिएबल एज एन इनपुट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? तो डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन नाम की दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। अगली बात पे आ जाते हैं। अब अगली बात पे जो मेरा दिमाग कह रहा है वो ये कह रहा है कि सर, क्या मैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ नहीं कर सकता? कैन आई डू डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट सेम टाइम? सेम टाइम पे कर सकता हूँ? मैंने कहा यस यू कैन। यस, आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ध्यान से समझे, कोई दिक्कत, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा भाई इंट नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, रोल नंबर, उसमें वैल्यू स्टोर करा दूंगा 10। हो गया, लो जी, डन, खत्म कहानी। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। तो यू कैन डिक्लेयर इनिशियलाइज एट द सेम टाइम। अगली चीज पे आते हैं
सर ये तो इंट की बात हो गई, कैर वैर की भी एक बार बात कर लो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैं मान लेता हूँ कि मैंने कोई कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बनाना है जिसकी डेटा टाइप कैर है, CHAR, और मेरे को बनाना है लेट्स से कैर अल्फ़ाबेट। ये मैंने कैर ये डेटा टाइप दिया, डेटा टाइप, और ये मैंने क्या दिया, नेम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल। अब इसके अंदर मुझे क्या स्टोर कराना है दोस्त, मेरे को इसके अंदर स्टोर कराना है लेट्स से कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन सा, लेट्स से कोई भी अल्फ़ाबेट स्टोर करा लो, ए। अब आपने अगर डायरेक्टली ए लिख दिया तो गलत हो गया भाई, ये तो आपको, हाँ सर, ये जो आपको लास्ट में ये लगाना है तो लगाना ही है। अगर आपने डायरेक्टली ए लिख दिया कोई भी करेक्टर में, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट। देन हाउ आई कैन डू, मैंने क्या सही बताता हूँ। तो करेक्ट वेज, करेक्ट कर लेते हैं इसको, करेक्ट वेज कि आप कैर लिख देंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट। यहाँ तक बिल्कुल कहानी सही है। इसका मतलब अब आपको जो भी करेक्टर डिक्लेयर करना है, ये करेक्टर इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर तो आपने कर दिया, इनिशियलाइज करना है, तो वो सिंगल सिंगल कोट्स के अंदर होगा। जरूर यह ध्यान रखना, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। जो भी आप करेक्टर डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें, उसको सिंगल कोट्स के अंदर डालें ही डालें, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं ये चीज़ भी मेंशन कर देता हूँ, करेक्टर्स, करेक्टर टाइप variables are enclosed in single quotes, क्यों, ठीक है ना, सिंगल कोट्स के अंदर हमारे स्टोर हो जाते हैं। अगली चीज पे आता हूँ, अगली चीज पे आता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मुझे मान लो फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल बनाना है, तो मैंने फ्लोट लिखा, है ना। अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट आपको पता है डेसिमल नंबर जिसमें आ जाता है, वहाँ पे शंका आ जाती है डेसिमल नंबर की, वहाँ फ्लोट वेरिएबल यूज़ होना शुरू हो जाता है। फ्लोट, लेट्स से कि मेरे को एक प्राइस नाम का वेरिएबल बनाना है, फ्लोट प्राइस, क्योंकि प्राइस जो होता है वो आपका पॉइंट में भी चला जाता है। और लेट्स से 3.7 13.75, ठीक है, दिस इज द प्राइस। अब यार पता है क्या है कि यहाँ पे आपने फ्लोट नाम का एक वेरिएबल बनाया, है ना, प्राइस, फ्लोट नहीं सॉरी, फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया प्राइस नाम का। इसके अंदर आपने क्या स्टोर कराया, 13.75। अब सी प्लस प्लस में ना, आप एक काम जरूर करें, आप जब भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाए, फ्लोट टाइप डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएं, है ना, तो आप ध्यान रखें जो भी आप नंबर दें, जो भी उसकी वैल्यू हो, जो भी उसका डेटा हो, उसके आगे एफ जरूर लगा दें। क्या लगा दें, एफ। तो ये बेटर होता है, क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप इसमें एफ नहीं लगाएंगे, हालांकि आपने फ्लोट डिक्लेयर जरूर करा है, लेकिन अगर आपने एफ नहीं लगाया तो वो जो है कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली, इसे सिस्टम ऑटोमेटिकली डबल की तरह ले लेगा। डबल क्या होता है, लॉन्ग फ्लोट होता है, हम ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। डबल क्या होता है कि फ्लोट एक बड़ी रेंज का फ्लोट, ज़्यादा रेंज है, ज़्यादा उसका साइज है फ्लोट का और डबल का, सही है। तो अगर फ्लोट आपको बनाना है, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप का अगर आप वेरिएबल बनाएं, तो आप जो भी वैल्यू असाइन करें, जो भी वैल्यू से इनिशियलाइज करें, उसके आगे छोटा एफ जरूर लगा दें। तो मैं ये चीज़ लिख भी देता हूँ, इट इज़ बेटर, इट इज़ बेटर टू राइट एफ आफ्टर यू initialize the float data type, because if you don't, if you don't, it will automatically, it will automatically consider it as double, डबल की तरह इसको कंसिडर कर लेगा, डबल डेटा टाइप की तरह इसको कंसिडर कर लेगा। इट, इफ यू डोंट, इट विल, इट कौन है, कंपाइलर है ना, इट विल ऑटोमेटिकली कंसिडर इट, यहाँ पे ये दूसरा इट कौन है ना, दिस नंबर एज डबल। समझ में आ गया। तो ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उस वेरिएबल जब आप इनिशियलाइज करें, उसके आगे उसके पीछे ये बोल दो या उसके लास्ट में बोल दो, है ना, तो उसको आप एफ लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब उसकी रेंज अब फ्लोट तक सीमित है, डबल तक नहीं जाएगी।
अब समझ ना, डबल क्या है, फिर से बता दो, डबल एक बड़ा फ्लोट है ना, बड़ी रेंज का फ्लोट है। हर किसी डेटा टाइप की खुद की रेंज होती है, एक साइज होता है। तो डबल क्या है, बड़े साइज का, बड़ी रेंज का फ्लोट है। लॉन्ग फ्लोट बोल दो, है ना, लॉन्ग फ्लोट ऐसा कुछ। ठीक है। अगली बात, अब बहुत सिंपल सी बातों से हम आगे चलते आ रहे हैं वेरिएबल पे, है ना, आपको समझ में आ चुका है। अब हमारा आ जाता है रूल्स। रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल, डिक्लेयर वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम रखने के भी ना कुछ रूल्स हैं। ऐसे कुछ भी नाम नहीं रख सकते आप वेरिएबल का, तो क्या क्या रूल्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। मैं ज़्यादा इसकी डीप डाइव नहीं करूँगा चीज़ों में, मैं समझाने की कोशिश करूँगा डायरेक्टली कि कैसे। जैसे मान लेते हैं इंट डेटा टाइप है आपका, और अगर आ, आप ऐसे लिख देते हैं एक्स आई, सही है, या एक्स आई भी मत लिखो, आप एक्स वन लिख लो। जैसे कि आपने एक इसके साथ एक नाम जो है आपका, नाम में आपने एक अल्फ़ाबेट, एक कैरेक्टर और एक वन नंबर एक डाल दिया, तो इट इज़ वैलिड। ठीक है। बट अगर आप स्टार्टिंग करोगे नंबर से किसी भी वेरिएबल का, तो यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल विद अ नंबर, गलत हो गया, है ना। नंबर से डायरेक्टली वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होता, नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ इंट रोल नंबर, ये सही है। बट अगर मैं लिखूं रोल और बीच में स्पेस देकर नंबर, तो ये गलत हो गया। स्पेस नहीं दे सकते, यू कैन नॉट गिव स्पेस, ब्लैंक स्पेस नहीं देता, दे सकते हैं, है ना। यू कैन नॉट, इसमें लिख देता हूँ, कैन नॉट स्टार्ट वेरिएबल नेम विद अ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर स्पेस नहीं दे सकते, लेकिन अगर मेरे को चाहिए नहीं तो फिर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैंने क्या, रोल अंडरस्कोर लगा लो। क्या लगा लो, अंडरस्कोर, रोल नंबर, दिस इज करेक्ट। यू कैन यूज अंडरस्कोर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, अंडर स्कोर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ओके विद इट। दूसरी चीज़, आप बड़ा कैरेक्टर ले सकते हो, है ना। पहला नंबर आप, पहले जो डिजिट है वो कैपिटल भी ले सकते हो, दूसरी डिजिट भी कैपिटल ले सकते हो, नो मैटर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया। तो कुछ कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपके सामने पुट करी हैं, है ना, इसके हिसाब से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत इतनी पड़ेगी नहीं, अपना ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आदत में आ जाएंगी। व्हेन वी विल बी राइटिंग वेरी बिग बिग थिंग्स, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे, ऑलरेडी सारी चीज़ें हमारी हैबिट में आ जाएंगी, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से वेरिएबल्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या करता है। वेरिएबल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कोई भी डेटा को हम स्टोर कराते हैं विद दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो वेरिएबल हमारा कवर होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इनटू दिस थिंग्स। ठीक है। अभी इसमें तो अब जितना बताया बहुत सटीक, बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। इसमें कोई भी शब्द मैंने वेस्ट नहीं करा, बिल्कुल सीधी सीधी बात करते करते मैंने आपको वेरिएबल समझा दिया। सीधा सीधा दूसरे टॉपिक पे आते हैं, हमारे ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स एक बहुत बड़ा एक टर्म है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत छोटा सा इसका रेंज है। ऑपरेटर्स खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऑपरेटर का मतलब होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे को डेटा चाहिए होता है। डेटा टाइप और डेटा का डिक्लेरेशन, डेटा स्टोर कराना, मतलब वेरिएबल। तो हमने ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब लेकिन वो जो वेरिएबल है, जो डेटा है, उस पर आप कुछ ऑपरेशंस भी तो कराओगे, है ना। यू विल हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन दैट थिंग। तो ऑपरेशंस कराना किसके थ्रू, ऑपरेटर्स के थ्रू। ऑपरेशंस किसके थ्रू होते हैं, ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन परफॉर्म करानी है, एडिशन परफॉर्म करवाना है, लेट्स से मुझे एडिशन परफॉर्म कराना है, तो इसके लिए जो ऑपरेटर लगेगा वो हमारा प्लस वाला ऑपरेटर लगेगा। दिस इज नथिंग बट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है उसके स्पेसिफिक हमारा ऑपरेटर होता है। तो ये एडिशन परफॉर्म करवाना है, दिस इज एन ऑपरेशन, ऑपरेशन। और ऑपरेशन कौन सा, एडिशन, एडिशन के लिए कौन सा ऑपरेटर लगेगा, प्लस। ऐसी सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा ऑपरेटर लगेगा, माइनस। समझ में आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपसे डिस्कस करा, और मेरे ख्याल से ये इजीएस्ट वे है।
ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दे आर यूजफुल टू परफॉर्म ऑपरेशंस, दे आर यूज्ड, ऑपरेटर्स मतलब दे माने ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ऑपरेशन ऑन डेटा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कितने तरीके के ऑपरेटर होते हैं, है ना। अब दूसरा सवाल ये आता है, हाउ मेनी टाइप, हाउ मेनी टाइप, बिल्कुल सही बात है। तो भाई टाइप डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी टाइप। सी प्लस प्लस की बात करेंगे, है ना। देखो सबसे पहला होता है हमारा अर्थमेटिक टाइप, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। क्या है सर ये, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऐसे स्टार टाइप बनाते हैं हम, है ना, प्रोग्रामिंग में। दिस इज नथिंग बट डिवाइड, मैं लिख देता हूँ जो जो चीज़ें मेरे को लगता है आप थोड़ा सा मिस कर सकते हैं, और ये है मोड। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है अभी धीरे धीरे जाने के। ये हमारा मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस माइनस आपको पता ही है। ठीक है, दूसरे तरीके का हमारा ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से, जो रिलेशन बताते हैं कि छोटा है, बड़ा है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ऐसा कुछ करके। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं हमारे, लेस देन इक्वल्स टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सही है, और इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, सही है ना। तो ये लेस देन इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन या फिर इक्वल्स टू, और ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू, है ना। और ये यूज होता है इक्वल्स टू के लिए, डबल ऐसा लगाते हैं, और ये हमारा है नॉट इक्वल्स टू, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। अर्थमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मोड, ऑपरेट, रिलेशनल, ये वाले आ गए। ठीक है, इनके बारे में एक एक चीज एक एक पकड़ के इन लोगों को डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो अभी आप। लॉजिकल कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं एंड और नॉट, ये और है और ये नॉट है, ठीक है ना, एंड और नॉट, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख दिया है, क्या होता है अभी धीरे धीरे समझेंगे, टेंशन लेने का नहीं है। फिर हमारा आता है बिटवाइज ऑपरेटर, कौन सा, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन से होते हैं भैया, हमारे होते हैं एंड और, है ना। सर एंड ऊपर भी तो था, मैंने कहा कोई बात नहीं, अलग है ये, इसका मतलब अलग है। नॉट, है ना, एक्स और, है ना, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। सर ये क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, है ना। ये अगेन क्या है, एंड है, ये अलग वाला एंड है, इसलिए मैं छोटे से लिख देता हूँ। और ये और है, ये नॉट है ना, एक्सोर है ना, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। देखो पता है, इसमें टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी ध्यान रखो क्या है क्या नहीं, अभी टेंशन नहीं, अभी जस्ट लिख लो कि किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और क्या क्या इनका, कौन से क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं, बस, है ना। फिर हमारा यूज होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो डबल प्लस और डबल माइनस, ये इंक्रीमेंट है और ये डिक्रीमेंट है, ये क्या होता है ये भी ध्यान से देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबके में एक डेडिकेटेड लेक्चर्स आएंगे इनके ऊपर। और लास्टली हमारा असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वल्स टू,
ये असाइनमेंट है। अब भी अभी ऊपर भी देखते हैं ना, जैसे हम असाइन ही कर रहे थे ना कोई भी, जैसे यहाँ पर भी हम चल रहे थे तो हमने बोला कि भाई जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप का जो वेरिएबल है प्राइस नाम का, उसको असाइन कर दो। असाइनमेंट है ये, है ना, इसका मतलब ये वैल्यू इसके अंदर डाल दो, असाइनमेंट है ना। तो एक सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो उसका मतलब जो राइट साइड में वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में असाइन हो जाएगी। इसको भी हम ध्यान से देखेंगे, और इसके बाद हमारे और भी होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है। बाकी जो हमारे रास्ते में आते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, है ना। और भी कम ऑपरेटर्स होते हैं, कंपाउंड ऑपरेटर्स भी होते हैं, देखेंगे वो धीरे धीरे, विल सी दैम, है ना। बट अभी हमारे लिए जो मेनली हमारे जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन पे इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो सबसे पहले हम उठाते हैं आज के लेक्चर में, जो हम उठाएंगे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर उठाएंगे। बहुत आसान है, कोई इसमें चक्कर नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। देखो ध्यान से क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ इसमें क्या क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस मोड। ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं इनका मतलब क्या क्या समझते हैं। सबसे पहले मैं कवर अप करते हैं, जैसे मैंने बोला इंट ए बी सी, तीन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करे, तीनों ही इंटीजर नाम के, इंटीजर टाइप के हैं, और तीनों को मैंने साथ में डिक्लेयर कर दिया। समझ में आ गया? तो साथ में भी कर सकते हैं, अलग सी चीज बताई मैंने, तीन वेरिएबल को एक साथ भी डिक्लेयर हम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा, ए और बी और सी तीनों को मैंने एक साथ डिक्लेयर कर दिया। मान लेते हैं कि ए में मैंने वैल्यू दी है लेट से 10, और बी में मैंने वैल्यू दी है लेट से 5। ठीक है जी, अब इन्हीं से मैं खेलूंगा, इन्हीं से मैं खेलूंगा, इसी से खेलूंगा। सबसे पहली मैं बात करता हूँ, सी में मेरे को क्या करवाना है, ए प्लस बी करवाना है, और सी में मेरे को स्टोर करा देना है। ठीक है जी, ए प्लस बी करा के सी में मेरे को स्टोर करा देना है। तो भाई ए क्या था, ओ यहाँ पे वो लगाओ, वो लगाना भूल गए ना, हाँ लास्ट में। ए में क्या था भाई अपना 10 था, बी में क्या था अपना 5 था, माने कितना आ जाएगा 15, और 15 कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, सी में। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 15। यही तो है कि असाइन, ये क्या कर दिया मैंने, असाइनमेंट कर दिया मैंने, 15 वैल्यू किस में जाके स्टोर हो गई, सी नाम के वेरिएबल में। दिस इज व्हाट, प्लस प्लस कर दिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्लस हो गया, खत्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से दूसरी चीज ले लेते हैं, क्या, ए माइनस बी किधर स्टोर करा देना है, सी में। तो ए क्या था 10 - 5, दैट इज 5। 5 कहाँ जाके स्टोर हो गया भाई, सी में। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरीके से क्या, मल्टीप्लाई ए इंटू बी, ए क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 5, इट विल गिव मी व्हाट 50, और 50 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, 50 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, सी में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया ना, आसान चल रही हैं चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये दो चीज़ें जो हैं थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है बच्चों के दिमाग में, आज मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं डिवीजन की बात कर लेता हूँ, इधर आ जाओ साइड में जरा, पहले डिवीजन। लेट्स से कि 10 को मेरे को 5 से डिवाइड करना है, मतलब मैंने क्या बोला, 10 डिवाइड बाय 10, मैं सिंपल मैथ्स वाले उसमें लिख रहा हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना, सिंपल मैथ्स वाले उसमें लिख दिया, कोई अभी मैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं लिख रहा। तो 5 2 जा 10, क्या बचा जी, 0। अब आप मुझे चीजें बता दो कि क्या क्या किसको क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहला तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई साहब इसको क्या कहते हैं, ये जो लास्ट में ये चीज है, ये जो बचता है क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वोशंट। राइट और रॉन्ग, क्वोशंट। बस इतनी सी चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसको बोलते हैं क्वोशंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर। अब मैं एक बार में दोनों बातों को लपेट देता हूँ, दोनों बातों को लपेट दो। अभी इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड आए तो यहाँ पे मैं दोनों बातों को लपेट देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई, एक तो ये डिवाइड और एक ये मॉड्यूलस। कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, ये मेरे को देता है क्वोशंट। क्या देता है,
क्या देता है? क्वोशंट। क्या देता है? क्वोशंट, ध्यान रखना। और ये जो है ना मोड, ये मेरे को देता है रिमाइंडर। क्या देता है? रिमाइंडर। हो गई क्लियर? हो गई बात? हो गई क्लियर? सिंपल 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 बातों में यार, ज्यादा ज्यादा वो नहीं कर रहे अपन, ड्राम वो नहीं कर रहे, समझ रहे हो? चलो आओ जरा फटाफट से आओ जरा, आओ। मैंने अब ना, अब मैं इसमें, ये जो पहला वाला था इसमें मैंने पहला दूसरा तीसरा खेला है ना, अब मैं दोबारा डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया इतना? दोबारा डिक्लेयर करते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ से चालू करते हैं। मैंने बोला इंट ए बी एंड सी। ए में मैंने क्या स्टोर करा दिया? 10। बी में मैंने क्या स्टोर करा दिया? लेट्स से 2। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? ओके जी, ऑल राइट। और मेरे को क्या करना है? मैंने क्या भाई, ए डिवाइडेड बाय बी सी में स्टोर करा दो। तो ए डिवाइडेड बाय बी, 10 को 2 से करा तो 5 बचेगा ना भाई, कर देते हैं, क्या दिक्कत है? 10 2 5 जा 10 0। तो ये क्या देता है? ये क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन क्या है? 5 है। तो जब मैंने 10 डिवाइडेड बाय 2 करा तो मेरे पास क्या आया? 5 आया। और 5 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? सी में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आता है? समझ में आता है? क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना खेलना शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मेरे को आप टाइम दो खेलने के लिए इसमें। क्या? लेट्स से मैंने क्या करा? इंट a इक्वल्स टू लेट्स से 13 है ना, एंड b इज इक्वल्स टू लेट्स से 5 एंड c, मैंने ऐसी कुछ करा। सही है? ए में मैंने 13 कर लिया, बी में मैंने 5 कर लिया, और सी तो मैंने क्या बोला? मैंने क्या भाई, अब करो बी, अब करो। अब जब आपने करा तो ये क्या आएगा? ये क्या देगा? 13 डिवाइडेड बाय 5। जरा करें, करें जरा। 13/5, ये हमने करा 5 2 जा 10 और बचा 3। अब सर आगे भी तो बात जाती है, आगे भी तो बात जाती है। मैंने कहा जाती है, बिल्कुल। आपने पॉइंट लिया, 0 डाला, डाला 5 6 जा 30, अब 0 आया। तो आपके हिसाब से जो वैल्यू अब इसकी आनी चाहिए वो आनी चाहिए 2.6, राइट और रॉन्ग? बट अब क्योंकि आपने इंटीजर डाला है, इंटीजर डेसिमल नहीं स्टोर करता, फ्लोट का काम है वो, राइट? तो इसीलिए c विल नॉट बी इक्वल टू 2.6, रेदर जो हमारा इसकी वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, और 2 कहां जाके स्टोर हो जाएगी? c में। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। वाई? बिकॉज ए बी सी आर तीनों इंट डेटा टाइप के हैं, तो इंटीजर ही वैल्यू इसमें स्टोर होगी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने क्या करा, आपने डिवीजन करा और आपने इंटीजर में रिजल्ट को स्टोर करा रहे हो और आप डेसिमल वाला आंसर चाहोगे, नहीं। तो आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू विल बी गेटिंग इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इसमें 2.6 में इंटीजर वैल्यू क्या है? इंटीजर वैल्यू वो 2 ही मानेगा सिर्फ और सिर्फ। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर आप जिद पे अड़ गए, आपने बोला यार ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई, ये तो बड़ा धोखे वाली बात हो गई कि मेरे को तो रिजल्ट जो है मेरे को पूरा चाहिए था, बट दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, ये तो गलत है भाई। तो आपने बोला भाई 13 क्योंकि इंट था तो मैंने इंट डाला, 5 भी एक इंट था क्योंकि डेसिमल तो थे नहीं इनमें, तो मैंने इंट ही डाला, इंट डेटा टाइप दिया। लेकिन ये तो दुविधा हो गई क्योंकि यहाँ पे आंसर मेरा पूरा नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, नॉट द करेक्ट आंसर। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर आपको इस केस में इफ यू वांट द करेक्ट आंसर, इफ यू वांट द करेक्ट आंसर, ध्यान से सुनिएगा, है ना? बहुत आसान सी, बहुत ज़्यादा आराम आराम से बात कर रहा हूँ। तो आपको एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। देन यू शुड यूज यू शुड यूज
टाइप कास्टिंग। क्या यूज करो भाई? टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट यूज करो। टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट का मतलब क्या है समझो। टाइप कास्टिंग समझा दो। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को लेते जो ऊपर लिया, मैंने बोला भाई आपने इंट a इज इक्वल्स टू 13, क्योंकि 13 खुद में एक इंटीजर था, डेसिमल था नहीं। b इज इक्वल्स टू मान लेते 5, और आपने c इंट c एक डिक्लेयर करा। अब आपने क्या सोचा कि मेरे को, अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला a जो है मेरा 13 है और b मेरा 5 है। जब मेरा a 13 है b 5 है, तो कौन सा डेटा टाइप हुआ? इंटीजर हुआ। बट मुझे ये समझ में आ गया इसका रिजल्ट फ्लोट मिलने वाला है। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? फ्लोट मिलेगा। इसका रिजल्ट मेरे को एग्जैक्ट चाहिए तो 2.6 आना चाहिए, राइट और रॉन्ग? तो मैंने क्या भाई, जो रिजल्ट है वो मेरा फ्लोट, तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा अपने प्रोग्राम में और मैंने फ्लोट बोल दिया, फ्लोट सी। अब इनको तो मैं ए को तो फ्लोट नहीं बोल सकता, है ना, बी को तो मैं फ्लोट नहीं बोल सकता, क्योंकि 13 और 5 है, या तो मैं 13.0 या 5.0 ऐसा कुछ डिक्लेयर करूं, समझ रहे हो आप? लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला इंट ए इक्वल्स टू 13, बी इक्वल्स टू 5, और फ्लोट, क्योंकि मेरा रिजल्ट मेरा फ्लोट आने वाला है, ये मुझे पता है 2.6 आना चाहिए, तो इसलिए मैंने सी फ्लोट कर दिया। अब जब मैंने ये कर दिया और मैंने फिर कराया सी इज इक्वल्स टू ए बी, क्या अब मेरा रिजल्ट 2.6 आना चाहिए? क्या अब सी में, सी जो वेरिएबल है 2.6 आएगा? क्या आएगा? बताइए भाई, कोड करके देखो आप, फिर बताओ आप कमेंट सेक्शन में क्या आएगा नहीं आएगा। आपसे सवाल है। फिर देखो, साथ साथ चलो मेरे। जैसे मैं आपको सिंपल सा फिर मैं आपको रीज़न भी दिखाऊंगा। मैं पहले एक काम करता हूँ, वी एस कोड ही खोल लेता हूँ इसके लिए, क्योंकि ऐसा ना हो परेशानी हो जाए आपको। आपने मेरे साथ साथ हैं अभी तक पीछे वाले लेक्चर्स में, और अगर नहीं है तो प्लीज़ एक फोल्डर बना लीजिए, और वहाँ पे सी प्लस प्लस और कंपाइलर, और हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर हमारा सेटअप है पूरा वी एस कोड का, तो वो आप करिए, उसके हिसाब से वी एस कोड का पूरा सेटअप करिए, देन कम टू दिस वीडियो, है ना। लेट्स से कि ऐसा कुछ मेरे को करना है, तो मैं एक फाइल बना ही लेता हूँ नई, और आप भी बना लीजिए कहीं फोल्डर बनाकर। फोल्डर कैसे बनाते हैं? फाइल पे जाइए, फाइल पे जाकर आपका ओपन फोल्डर, जहाँ पे फोल्डर बनाएंगे वहाँ से ओपन कर लीजिए और फिर फाइलें बना लीजिए। तो फाइल यहाँ से बनाते हैं, तो मैं ऑपरेटर्स डॉट सी प्लस प्लस नाम की बना लेता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और मैंने बना लिया, तो मैं एक काम करता हूँ, पेन टैबलेट को थोड़ा सा साइड करते हैं 2 मिनट के लिए, और हैशटैग include iostream, right, include, okay, using namespace std, ठीक है जी। मेन की शुरुआत करी, मेन फंक्शन की, रिटर्न 0 इसको पहले करवा लेते हैं, क्योंकि यू नो जस्ट इंट ए लिया मैंने, लेट्स से 13, है ना, जो मैंने लिया था, और 13 ही था ना, हाँ एक सेकेंड, हाँ, और बी 5 लिया था, तो इंट ए इक्वल्स टू 13, इंट बी इज इक्वल्स टू 5, एंड इंट फ्लोट, क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो आंसर आना चाहिए, पहले तो चलो उसी वाले को ले लेते हैं कि मैंने लेट्स से कि इंट सी मैंने डिक्लेयर कर दिया, कोई दिक्कत है ना। अभी मुझे पता है कि लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक लाइन में भी काम कर सकते हैं, बट अभी समझाने के लिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। अब मेरे को क्या करना है कि c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b मुझे करना है, और मैं क्या करवा देता हूँ, सी आउट करवा देता हूँ इसको, सी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप दिस विल वर्क। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया, तो मैंने क्या करवाया, सी रिटर्न हो जाएगा मेरा, देखिए क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि गलती इसकी नहीं है, गलती हमने बोला है कि भाई इंटीजर ही आना चाहिए हमारा डेटा, जो हमारे पास सी जो है। अब एक काम करते हैं, जरा इसकी जगह क्या करते हैं, फ्लोट करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं दोस्त? फ्लोट। मैंने क्या, अब तो फ्लोट आ जाए, जो कि मैंने आपको बोला अभी कि अगर हम यहाँ पे फ्लोट कर दें तो क्या अब सी में 2.6 आ जाएगा? द राइट आंसर शुड बी, क्या आना चाहिए, राइट आंसर
जो हमारा होगा वो क्या होगा 2.6, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो क्या आना चाहिए? तो भाई देखते हैं। नहीं आ रहा, अभी भी 2 ही आ रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों ही इंट है भाई, अभी भी इंट है। अगर अभी भी इंट है तो नहीं आ रहा ना। जिन पे मेरे को दोनों पे ऑपरेशन कराना है वो दोनों ही क्या है, अभी भी इंटीजर टाइप है। अभी भी क्या है, इंटीजर टाइप है। अच्छा जी, एक को एक काम करते हैं, फ्लोट करके देख लेते हैं। भाई करो आप थोड़ा सा सीन करते हैं, एक को फ्लोट कर देते हैं, दूसरे को इंटी छोड़ देते हैं। हटाओ इसको, कंट्रोल एस करा, सेव करा, रन मारते हैं जरा। आ गया सर, 2.6 आ गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर एक जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट किस में आना चाहिए, हमारा कौन सा डेटा टाइप में आना चाहिए? इट शुड बी फ्लोट, राइट? इट शुड बी फ्लोट। अभी तक मैं टाइप कास्टिंग के कंसेप्ट में नहीं आया हूं। ये हमारा रिजल्ट किस में आना चाहिए? टू फ्लोट में। लेकिन जो जिन दोनों वेरिएबल्स पे मैं काम कर रहा था वो दोनों इंट के थे पहले। किसके थे? इंट के थे। तो इसीलिए रिजल्ट हमारा इंटीजर में ही आ रहा था, रिगार्डलेस ऑफ जो हमारा आंसर जिस बकेट में आना चाहिए सी नाम की, वो फ्लोट है। बट क्योंकि जिन दोनों में से मैंने एक भी अगर फ्लोट बना दिया तो मेरा रिजल्ट सही आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी मेरा मुद्दा ये नहीं है। ये तो चलो एक चीज आपको अलग सी समझ में आ गई। अब मैंने बोला कि मेरे पास अभी भी यही है, अब मेरे को आंसर फ्लोट में चाहिए। तो अब मेरे को क्या करवाना पड़ेगा? अब मेरे को एक यूज करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग के कंसेप्ट को। तो आ जाते हैं दोबारा व्हाइट बोर्ड पे, है ना, अपना ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी। तो अब मुझे क्या करवाना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं आएगा, नो। बिकॉज जो दो चीजों पे हमारा ऑपरेशन हो रहे हैं ए और बी पे, वो दोनों ही इंट है, राइट? तो मेरे को टाइप कास्टिंग करानी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग देखो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। मैं क्या करूंगा, सी जो हमारा, फिर से मैं इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ चीजें दोबारा, ताकि ऊपर बार बार ना भटकना पड़े। मैंने क्या भाई, इंट a इज इक्वल्स टू 13, इंट b इज इक्वल्स टू 5, और फ्लोट सी मैंने बताया अभी भी नहीं आएगा, है ना। और अगर मैं करवाना चाहूँ तो नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा, टाइप कास्टिंग करूँगा। टाइप कास्टिंग क्या होगा कि मैंने क्या, जो ए बाय बी है उसको आप कन्वर्ट कर दो किस में, फ्लोट में। उसका रिजल्ट किस में कन्वर्ट कर दो भाई, फ्लोट में। उसका रिजल्ट किस में कन्वर्ट कर दो, फ्लोट में। और किस में स्टोर करा दो, सी में। अब समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग। मैंने बोला टाइप कास्टिंग कर दी मैंने क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दी। मैंने क्या, ए बाय बी करो और किस में स्टोर करा दो, सी में। अब ये ए बाय बी का टाइप बना दो। टाइप अभी क्योंकि इंटीजर था तो अब इनका टाइप बता दो फ्लोट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग। जिस भी डेटा टाइप में आपको टाइप कास्ट कराना है उसको उससे पहले लिख दो, ऑपरेशन से पहले लिख दो ब्रैकेट के अंदर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग। तो क्या अब जो आंसर आएगा 2.6 जो आएगा टाइप कास्टिंग करने पे 2.6 आएगा, और वो किधर जाके स्टोर हो जाएगा भाई, इसी में। लेट अस परफॉर्म दिस, कर लेते हैं। तो अब मेरे को बस कुछ नहीं करना, मेरे को इसी के आगे राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, सर्कुलर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स, और इसमें लिख दूंगा फ्लोट। लेट से कंट्रोल एस करा, फिर से रन करते हैं कोड को। बूम, 2.6, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। दिस इज नोन एज टाइप कास्टिंग। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गई सारी कंसेप्ट, ये वाली चीजें? वेरी गुड, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये मैं डिवाइड की बात करी है। अब लेट्स से हम आ जाते हैं मोड पे, है ना। मोड की बात भी कर लेते हैं भाई, आओ जरा मोड की बात भी कर लें, है ना। लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 5, सेम चीज है, और फ्लोट c। अब देखो, अब मैंने टाइप कास्टिंग वाइप कास्टिंग कुछ नहीं करा रहा हूं, मैं सीधा क्या करता हूँ, c इज इक्वल टू a मोड b करा देता हूँ। तो 13 मोड 5 क्या आएगा, कर लेते जरा। 13, 5 टू जा 10, 3। तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए भाई इसका, मोड तो हमारा रिमाइंडर देता है 3। तो ये जो कहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सिंपल।
लेकिन क्योंकि अगर मैं फ्लोट टाइप कास्टिंग करा दूंगा तो जीरो हो जाएगी उस केस में। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो क्योंकि समझ में आ गया ना आपको, क्लियर है, इसमें कोई दो राय दो समझने वाली बात नहीं है। रिमाइंडर हमारा आ गया। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई आपका, मैं एक नोट लिख देता हूँ कि भाई जो मोड ऑपरेशन है वो मोड ऑपरेशन ऑपरेटर कैन बी यूज्ड ऑन इंटीजर्स, है ना? इंटीजर्स पे यूज हो सकता है, और होगा ही क्यों भाई, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। इंटीजर्स पे नहीं होगा तो किस पे होगा? समझ में आ गया? चलो जी, अब इस लाइन को लिखने का मतलब क्या है वो समझते हैं। इंटीजर पे हो सकता है तो क्या मतलब फ्लोट पे नहीं हो सकता? समझते जरा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अच्छा, मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ कहीं आप ये कहें कि भाई तो घपले वाली बात हो गई। इसको हटाते हैं टाइप कास्टिंग वाले को, और यहाँ पे इसकी जगह लगा देते हैं मोड। अब भाई इसको भी हटाओ, अब इसकी जगह आना चाहिए मेरा 3। इसको भी हटा दो, 3 3 बचेगा ना? ठीक है जी, कंट्रोल एस करते हैं और इसको हटाओ, दोबारा चलाते हैं 3। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आगे समझ में क्लियर हो गई बात? कोई इशू नहीं है, सब क्लियर है। चलो, अब फ्लोट की जब हम बात करते हैं, फ्लोट की जब हम बात करेंगे तो फ्लोट में लेट्स से फ्लोट ए की वैल्यू ले ली मैंने 13.5, जस्ट ले रहा हूँ नॉर्मल। बी की वैल्यू मैंने ले ली 4.1 एंड सी ऐसे ही, है ना? तीनों चीज़ें फ्लोट ले ली। और अब मैं क्या करता हूँ कि फ्लोट पे सबसे पहले तो हम डिवीजन कर देते हैं। सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, है ना? तो अगर मैं करते हैं तो आ जाएगा क्या, देखें जरा। 13.5 ली थी मैंने और बी की वैल्यू 4.1 ली है, तो 4.1। और इन दोनों को यार फ्लोट बनाना पड़ेगा, फ्लोट। और नीचे वाले को भी क्या करता हूँ, फ्लोट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी जगह डिवीजन लगा देते हैं और सी आउट कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता राइट आंसर क्या होगा। ओप्स, राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। कंट्रोल एस एंड जो भी डिवीजन आएगा, इसका डिवीजन जो आएगा वो हमारा फ्लोट में आ जाएगा, जो कि फ्लोट क्योंकि करा हुआ है फ्लोट में आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? क्या फ्लोट पे हमारा ये क्या आ जाएगा, 3.29, है ना? 3.29, तो मैं ये लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 13.5 डिवाइडेड बाई 4.1 इज इक्वल टू 3.29, जो कि किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन क्या ये चीज मोड पे चलेगी? तो अगर मैं सी बराबर ए मोड बी करूं फ्लोट पे, तो क्या ये होगा? तो देखते हैं जरा। अब इसकी जगह क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं सर। लगा दिया। पहली चीज तो आप ये देखो, रेड लाइन आ गई नीचे, इसका मतलब मॉड्यूलस फ्लोट पे वर्क नहीं करता। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए, है ना? ओ, एरर, इनवैलिड ऑपरेंड ऑफ टाइप फ्लोट एंड फ्लोट टू बाइनरी ऑपरेटर। जो तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मकसद ये है समझाने का कि भाई फ्लोट पे ये काम नहीं करता। तो अगर मैं 13.45 जो भी है मेरा मॉड्यूलस करूं 4.1 के, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मोड ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑन फ्लोट। इंपॉर्टेंट। आगे वर्सन में क्यों लिखवाया था ऊपर, मोड ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन फ्लोट, फ्लोट पे यूज नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? डिवीजन हो सकता है, डिवीजन हर जगह हो रहा है, लेकिन मॉड्यूलस नहीं हो रहा। आगे बात कर लेते हैं, आगे आ जाओ। समझ में आ गया? ज़्यादा मैं इन पे बार बार उस चीज़ को दोहराऊंगा नहीं, रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि दैट विल बी अ थिंग कि बार बार वही चीज़ बोली जा रही है। समझ में आ गया? समझ में क्लियर हो रही है? ठीक है, ठीक है। अब मैंने इंटीजर की बात कर ली, फ्लोट की बात कर ली, भाई कैर की भी बात कर लो। लेट्स टॉक अबाउट कैर, अबाउट कैर डेटा टाइप।
कैर डेटा टाइप की बात कर लेते हैं भाई। आपको ये चीज़ समझ में ही आता होगा ना, ये चीज़ मैंने पहले वाले लेक्चर में कवर कर रखी है कि हर एक कैरेक्टर की भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, स्काई कोड होता है ना। और वो एक कैरेक्टर की तरह बिहेव कर ले, कैरेक्टर जो है उसकी खुद की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे ए है, ए की वैल्यू 65 होती है, छोटे ए की वैल्यू, है ना। तो हर एक कैरेक्टर वैल्यूज़ की, हर एक कैरेक्टर की एक स्काई वैल्यू होती है, स्काई कोड होता है जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो लेट्स से कि मैंने बोला कैर ए बराबर ए। मैंने भाई, मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ, मैं ये तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपका जब भी हम कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, वो सिंगल कोट्स में करते हैं, ऊपर बताया था मैंने। इसी तरीके से मैंने कैर बी बराबर बी, छोटा बी। अच्छा, कैपिटल बी और छोटा बी या कैपिटल ए छोटा ए अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। और कैर सी, कैर सी अगर मैं आप केस में करूं, लेट से सी बराबर ए डिवाइडेड बाय बी, तो क्या आना चाहिए, करके देखते हैं। आओ, मजा आएगा। इन सबको हटाते हैं, रिटर्न 0 तो जरूरी है ही भाई, ठीक है। कैर ए बराबर ए, बी बराबर बी एंड सी, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने क्या बोला, सी में ए डिवाइडेड बाय बी कर दो और सी आउट करवा दो सी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रन करते हैं इसको, इसको हटाओ। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बता सकते हो। होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। अगर इसको एक काम करें जरा, इंट में टाइप कास्ट करते हैं, खेल रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं। चलाएं जरा, नहीं आ रहा कुछ भी अभी भी। क्यों, क्यों नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा, कुछ गलती है क्या, कुछ गलती है क्या भाई। कैर में ही स्टोर करा रहे हैं, एक काम करते हैं और कुछ करते हैं। इसको इधर करो, इसको इंट सी, अब जरा चलाते हैं। आ गया, 0 क्यों आ रहा है, आप समझ सकते हैं क्या, वाई इट इज गिविंग 0। अब जैसे एक काम करते हैं, ए की वैल्यू मैं, कैरेक्टर जो मैंने ए लिया है इसकी वैल्यू मैं कर लेता हूँ 65, और बी की वैल्यू लेट से 69, कुछ भी मैंने इनकी वैल्यूज दे दी, और मैं अपने हिसाब से जस्ट डूइंग सम स्टफ, और मैं डायरेक्टली ए डिवाइडेड बाय बी करूँगा। तो ये क्या करना चाहिए, 0, फिर 0 आ गया। अब इसकी जगह मॉड्यूलस लगाते हैं, मॉड्यूलस। अब समझ में आया क्यों क्यों 0 आया, समझ में आया एक चीज़ थोड़ी सी आपको। 65 डिवाइडेड बाय 69, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। अब 0 पॉइंट समथिंग रहेगा तो 0 पॉइंट समथिंग में इंटीजर वैल्यू लेने वाला है, तो 0 ही उठाएगा, राइट। इसकी जगह मैं काम करता हूँ, मॉड्यूलस ले लेता हूँ, इसको किल करते हैं और इसको रन करते हैं। 65 क्या आया, 65। इसका मतलब मेरे को सिंपल सिंपल सी बातें ये समझ में आई। मैं आपको सीधा सीधा इसका इसका आउटकम बताता हूँ, निष्कर्ष बताता हूँ। ये जो करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर्स वैल्यू का खुद में एक स्काई कोड एसोसिएटेड होता है। जैसे छोटा ए के लिए जो हमारा वैल्यू है वो 65 है ना। इस तरीके से हमारी काफ़ी वैल्यूज़ होती हैं, स्काई कोड होते हैं, है ना। आप गूगल पे जाकर यू कैन जस्ट सर्च इट आउट, स्काई वैल्यूज़, है ना, जो हमने डिस्कस भी करा था। मैं आपको पिछले लेक्चर्स में अगर आप जाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि हमारा वी हैव डिस्कस, जैसे कैपिटल ए का जो हमारा स्काई वैल्यू होता है वो होता है 65,
कैपिटल बी का होता है हमारा 66 एंड सो फोर्थ, छोटे ए का होता है जैसे 97 एंड सो फोर्थ। हमने डिस्कस कर रखा है ये चीज़, है ना। तो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो ऑपरेशंस हैं, ये मॉड्यूलस वाला, है ना, या डिवीजन वाला, क्या वो संभव है? क्या वो हो सकता है? इज इट अलाउड ऑन कैरेक्टर्स? यस, 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 अलाउड ऑन ऑन कैरेक्टर्स, कैर डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की एक स्काई वैल्यू है ना, और वो हमारा एक वेरिएबल है, एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि हमारी स्टोर्ड है, जो उनके कोरस्पोंड करती है, वो स्काई वैल्यू है। तो उसके ऊपर ऑपरेशन हो जाता है। क्या ये चीज़ समझ में आई? क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको? क्लियर हुआ? इज दिस थिंग क्लियर? है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब मेरे को एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई, नोट करा। अच्छा, अब ये कैसे आया यार? वो आप डिवीजन लगाकर कर सकते हैं कि कैसे इनको डिवाइड डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलर 65 ही आएगा, है ना। तो वो मैथमेटिक्स है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा है तो यू कैन जस्ट गो एंड यूज़ द कैलकुलेटर और यूज़ द हैंडवर्क ऑफ मैथमेटिक्स। ये आप उससे देख सकते हैं कैसे 65 आएगा अगर आप 65 को 69 से डिवाइड करते हैं तो। ठीक है ना। मॉड्यूलस उसका रिमाइंडर 60 कैसे आएगा 65, तो वो यू कैन जस्ट गो। तो मैं बस ये समझा रहा था कि ये पॉसिबल है, ये होता है, ये कैरेक्टर्स पे भी चलता है। ठीक है। तो मैं ये नोट क्या है कि मोड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ओवर कैरेक्टर्स, ओवर कैरेक्टर्स। ठीक है ना। जैसे मैंने कैर लिया, कैर की वैल्यू एक, क्योंकि कैरेक्टर है, अब इनके तो कैरेक्टर है, ए की वैल्यू मैंने, इसका मतलब मैंने सिंपल सा ना, पता क्या बोला कि मैंने ये बोला है कि इसकी ये ए है ना, ये कैपिटल ए है, ठीक है। और बी को मैंने चुपचाप से बोल दिया कैपिटल बी है। सर मैं ये करा है मैंने, है ना। तो एक बार इसको इस तरीके से भी रन हो जाता है 65, देखा ना, सेम रिजल्ट आया। क्योंकि मैंने वो 65 मेरे इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी, ए कैपिटल ए की, कैपिटल बी की 66, 60 कैपिटल बी की कितनी होती है, 66 होती है ना। तो हमारा उस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो भाई मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब स्काई कोड्स भी मेरे को सारे याद नहीं है, बट यू कैन गो ओवर द गूगल, है ना, क्योंकि क्लियरली होनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि भाई बहुत सारी लिस्ट होती है। तो जस्ट गो ओवर द गूगल और उसको सर्च करके यू कैन जस्ट गेट टू नो कि भाई कौन से स्काई कोड्स और उनकी क्या कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो बस ये समझाने की कोशिश है, कैरेक्टर्स पे भी हमारे ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं विद नो डाउट्स। कौन से? मॉड्यूलस हो गया, डिवीजन हो गया, है ना, इवन इनफैक्ट प्लस माइनस भी हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर चुका हूँ ऑपरेटर्स के अंदर, कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस हम कवर कर चुके हैं, और इंटीजर में भी पढ़ा, फ्लोट में भी पढ़ा, और कैरेक्टर में भी पढ़ा। ठीक है। बूलियन में नहीं होता ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट था जो मैं अभी कवर कर चुका हूँ। तो आज की क्लास में हमने ऑपरेटर्स के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर सीखा। आने वाले सेशंस के अंदर हम इन टॉपिक्स को भी पिक करेंगे विद नो डाउट्स, है ना। असाइनमेंट तो समझ में आ गया, असाइन कर रहे हैं हम कोई चीज़, हम पिक करते चलेंगे। तो हमारा इसी तरीके से वेरिएबल के साथ साथ ऑपरेटर्स का अर्थमेटिक अर्थमेटिक वाला कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना, ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आता है, कोई इशू नहीं है। कूल। सब अब हम आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे हमारे, जो है हमारा आज का एक्सप्रेशंस। इसमें भी हम ज़्यादा डिटेलिंग में बात नहीं करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, है ना। धीरे धीरे हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि एक्सप्रेशन, वो हम विद टाइम सारी चीज़ें सीखते चलेंगे। बस एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि हम एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या होता है एक्सप्रेशन का मतलब, बताओ।
एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपको समझ में आएगा। एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी डिवाइडेड बाय ई। अरे ये जो मैंने लिख दिया, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। क्या है भाई? ये एक्सप्रेशन है। मतलब एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ फॉर्मूला, एक काइंड ऑफ एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड है, आरएचएस है, राइट हैंड साइड है, एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहा है। क्या समझ में आ गया? सिंपल है ना? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या है। नॉर्मल सी बात है, एक फॉर्मूला टाइप है, एल एच एस है, आर एच एस है, एक फॉर्मूला बना रहा है कोई भी, जस्ट इट इज जस्ट नथिंग बट, एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ फॉर्मूला काइंड ऑफ थिंग। ये सिंपल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, है ना, बिल्कुल आसान भाषा में बता दिया आपको। तो ये क्या लिख दिया मैंने? एक एक्सप्रेशन लिख दिया कि भाई एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी? एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, राइट? अब एक्सप्रेशंस को सोल्व करना एक खुद में एक अच्छी चीज है। अब जैसे ये है, अब इसके अंदर हमारे ए बी वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, डी वेरिएबल है, ई वेरिएबल है, और इनकी कुछ कुछ वैल्यूज होंगी, और उस जब आएंगी तो ये एक्सप्रेशन सोल्व होके जो भी रिजल्ट होगा वो एक्स में स्टोर कर लेगा, राइट? अब मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि सबसे पहला मैं कौन सा वाला ऑपरेटर सोल्व करूंगा इसमें। मैं मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले, डिवाइड करूंगा, माइनस करूंगा या प्लस करूंगा, व्हाट आई विल डू? तो भाई मेरे को इसका मतलब, मेरे को ये समझ में आना चाहिए कौन से ऑपरेटर को मेरे को कितनी इज्जत देनी है। ये तो बात है। उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। कि मेरे को कौन से ऑपरेटर की सबसे पहले, मेरे को कौन सा ऑपरेटर पिक करना है। ये प्रेसिडेंस का मतलब हो गया प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी। और ये चीज वेरी 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 नेसेसरी है, वेरी नेसेसरी टू सोल्व अ एक्सप्रेशन, सोल्व एन एक्सप्रेशन, राइट? तो ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। आई शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग, राइट? तो मैं आपको सिंपल सिंपल से बहुत आसान सी बात में, भाषा में बता देता हूँ। क्या? इधर हम लिख लेते हैं ऑपरेटर्स, और इधर हम लिख लेते हैं उनकी एज्यूम्ड प्रेसिडेंस, या प्रेसिडेंस लिख लो, ठीक है? सबसे पहला पहला, ठीक है? फिर ये ब्रैकेट, फिर हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, और फिर हमारा आ जाएगा प्लस या माइनस। सबसे पहला नंबर, सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी है इसकी, हाई, और लो ये है, और ये आपका मिडल है। सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी है ब्रैकेट्स की, फिर हमारा मिडल में आ जाता है, फिर उसके बाद हमारी, मतलब इस तरीके से हम चलेंगे अगर हमारे को सोल्व करना होगा तो। अगर हमारे को एक्सप्रेशन सोल्व करना होगा, दिस वे आई हैव टू मूव, दिस वे आई हैव टू मूव। अब भाई आपके दिमाग में आ रहा होगा मुझे पता है, मेरे को मालूम है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई डिवाइड और ये प्लस माइनस, इनमें से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? तो प्रायोरिटी इनकी भी लिख लो, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। समझ में आ गया? क्लियर है? भाई ऐसे मत कर देना, ध्यान रखना। किसी ने बताया भी हो तो रुक जाना। कई बार मैंने ये चीज़ सुनी हुई है कि इस तरीके से देखी हुई है, इस तरीके से लिख देते हैं। ध्यान रखना, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं करना, है ना? कोई कहे डायरेक्टली नहीं भाई। सबसे पहले हमारा बस ये है रामबाण, ये जो लिखा हुआ है, कुछ भी मत कर देना, ध्यान रखना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस सबसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है हमारे ब्रैकेट की, फिर हमारी दूसरी में आ जाती है मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस की, फिर हमारी प्लस और माइनस में। अब इनमें पूछे कि इनमें किसकी है, ये इनमें किसकी है, तो क्या ना, आप एक्सप्रेशन दिखाओ फिर बताऊंगा। वो आप क्या ना कि लेट शो मी द एक्सप्रेशन देन आई टेल। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ऊपर वाले एक्सप्रेशन ले लेता हूँ मैं। ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या था भैया हमारा? हमारा था ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये था ना, माइनस डी डिवाइडेड बाय ई, ये था हमारा। अब आपके दिमाग में इस एक्सप्रेशन को देखकर क्या आया? क्या इसमें ब्रैकेट है? नहीं है। तो हम सेकंड पे आ जाते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस में से कुछ है? मैंने कहा हाँ, ये रहा मल्टीप्लाई और ये रहा डिवाइड। अब आपके दिमाग में आना चाहिए इन दोनों में से, है ना, आउट ऑफ दीज टू,
विच वन टू चूज, ठीक है, विच वन टू चूज, ये आपके दिमाग में आना चाहिए सवाल कि इन दोनों में से अब कौन सा, क्योंकि इन दोनों की तो मेरे को प्रायोरिटी मालूम ही नहीं है, राइट। तो पहला तो मेरे को ये, या तो पहले मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा, क्या करूं मैं पहले। तो आपके लिए रामबाण अब मैं बताता हूं क्या करें। आपको क्या करना है, गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलो भाई साहब, लेफ्ट टू राइट, यहां से यहां तक, लेफ्ट टू राइट, अपने उल्टे हाथ से अपने राइट हैंड साइड की तरफ चलो, जो पहले आ जाए, द वन विच विल कम फर्स्ट, द वन विच कम्स फर्स्ट, पिक दैट। मतलब कि सर पहला तो प्लस आ रहा है, नहीं भाई आपको प्रायोरिटी देखनी है ना, वो तो है नहीं, सबसे पहले इसमें कोई ब्रैकेट तो है नहीं, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस डिवाइड मोड में से वो मल्टीप्लाई डिवाइड मोड में क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है। तो इन दोनों में से पहले कौन आएगा, पहले अब आएगा आपके हिसाब से, प्रायोरिटी की लिस्ट आप तैयार करेंगे अपने हिसाब से, वो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, क्लियर। अब ये दोनों करने के बाद फिर आप जज करेंगे, फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप आगे कैसे चलेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये दोनों कवर हो जाएगा, और ये फिर डिवाइड कर दोगे आप दूसरे पे, फिर आपका प्लस माइनस, अब फिर से लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो क्या आएगा, प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, समझ में आ गया ना, प्लस आएगा, फिर उसके बाद पहले पे ये, फिर उसके बाद दूसरे में प्लस और फिर माइनस, समझ में आ गया, क्यों प्लस और माइनस ही बचेगा बस, लेफ्ट टू राइट फिर चले प्लस और माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, समझ में आ गया प्रेसिडेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। एक और एग्जाम्पल लेके देख लो, इसी में ना एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी डिवाइडेड बाय ई कर लेते हैं। अब इसमें आप बताओ, खुद से बताना है, ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट है, हाँ है, सबसे पहला तो भाई यही है प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन, मतलब क्या प्रायोरिटी लेवल अगर मैं सेट करूं इसका, तो सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट के अंदर जो प्लस है उसको निपटाऊंगा, उसके बाद भाई दूसरा प्रायोरिटी हमारा मल्टीप्लाई या डिवाइड में आएगा। अब लेफ्ट टू राइट चलोगे इस वाले केस में, तो फिर हर किसी में आपको लेफ्ट और राइट ही चलना है, फिर उसके बाद पहले मल्टीप्लाई आएगा, फिर आपका डिवाइड आ जाएगा, लास्ट में क्या बचा, माइनस बचा, लॉजिक कर दिया, दिस इज द प्रायोरिटी एंड दिस इज हाउ यू विल शो दिस एक्सप्रेशन, दिस इज हाउ यू विल शो दिस एक्सप्रेशन। क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या ये चीज समझ में आ गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ फॉर्मूला, है ना, विच रिक्वायर्स विच नीडेड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर की बहुत जरूरी है, और क्या उनकी प्रायोरिटी लिस्ट है उसके हिसाब से तो एक्सप्रेशन विल बी सॉल्व। कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी फॉर्मूला, जैसे फॉर द एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपका हाइट हाफ इंटू ब्रेड इंटू हाइट होता है, राइट, राइट, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो कोई भी फॉर्मूला है ना, अभी तो मैं इस चीज़ पे नहीं आ रहा हूँ, बट अभी कोई भी फॉर्मूला है उसको आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, मोड निकालना है, जो भी आपका उसके अंदर ऑपरेटर्स लगे हुए हैं उनको आपको कैसे प्रायोरिटी देनी है, वो ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर बताता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप एवरीथिंग मेक सेंस, समझ में आता है। तो आज ये ऑपरेटर के बारे में हमने जाना, फिर हमने एक्सप्रेशंस के बारे में जाना, और एक्सप्रेशंस में बेसिकली हमने क्या जाना, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, है ना। तो ये हमने इसके बारे में बात करी। आई होप टूडेज लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, पार्ट 10 आपको क्लियर हुआ हो, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। तो अगर आपको हुई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी डाउट, और इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन, और इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट द कंटेंट, है ना। और डिस्क्रिप्शन में मेरे एक व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन करो, हैंडल्स दिए हुए हैं सोशल हैंडल, उनको जाके आप ज्वाइन करें, वहाँ पे जाकर आप यू विल गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द लेक्चर्स। ऑल्सो आपका कोई भी डाउट हो जस्ट पूछो वहाँ पे जाकर, व्हाट्सअप पे जाकर, जो हमारा चैनल दिया है, और वी विल बी सॉल्विंग दोस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए